हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़ क्लासेस पर मैं परवेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स थे, बिल्कुल क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी रेगुलरली बेसिस पे, और किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट करके बता देना। डाउट सेशन में जरूर हम डाउट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नया चैप्टर, और बिल्कुल ही नया कहो तो पहली बार आप पढ़ोगे इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कि और ऐसा चैप्टर है जो आपके जहां तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां तक ये चैप्टर आपके बिल्कुल साथ साथ ही चलेगा। कोई भी क्लास लो, 9 10 से स्टार्ट करो, 10th 11th 12th बीएससी ग्रेजुएशन एमएससी पीएचडी, चाहे कहीं तक जाओ, इस चैप्टर का साथ आपके साथ जरूर हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर पीएचडी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी सब्जेक्ट में करते हो तो, ठीक है। तो काफी वाइड चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, काफी सारे फॉर्मूलेज हैं। बट अब यहाँ से आप क्लास 10th में इसको क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, और 11 12 तक आप सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से इसके पढ़ लोगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, और काफी सारे कंसेप्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी वेकेज का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। जैसे काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, रेलवेज के, बैंक के, तो वहां पे भी काफी क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है साइड्स का मेजर करना। कोई भी साइड्स अगर गिवन है, कोई भी 3 साइड आपको गिवन है, उसका मेजरमेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है उसके मेजरिंग करना, ठीक है। तो पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कहने में इंट्रोडक्शन है, बट काफी सारे नए कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया चैप्टर है आप सभी के लिए। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल अच्छे से रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे के लिए काफी बेस आप अच्छे से यहां से आज तैयार करके जाओ, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज, सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे होता है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है ये, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। मान लो आपकी यहां पे खड़े हो आप, और ये आपके सामने बिल्डिंग है एक, और ये बिल्डिंग का टॉप मान लो कोई भी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को बिल्कुल देख रहे हो, ठीक है, यहां पे आप इसको देख रहे हो। तो आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, यहां से कुछ ना कुछ एंगल से इसको क्या देखोगे। आप अगर देख रहे होगे तो कुछ ना कुछ एंगल से ही देखोगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में देखोगे, अगर कुछ ऊपर है तो कुछ एंगल आपके पास यहां पे बनेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे होता है? आप बिना कुछ किए, अगर ये डिस्टेंस आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, तो आप बिना इसको कुछ मेजरमेंट के, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक यूज करके आप ये बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहां पे काम आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। मान लो आप कहां पे गए, दिल्ली घूमने गए, आप कुतुब मीनार देखने चले गए, ठीक है। दिल्ली में है ना कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार मान लो आप देखने चले गए, ठीक है। ये मान लो कुतुब मीनार का टॉप है यहाँ पे, ठीक है।
अब जब देखने गए यहाँ पे तो आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से कोई ना कोई एंगल आप यहाँ पे फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे खड़े हैं तो नॉर्मल एंगल यहाँ से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा आपका, कि किसी ना किसी एंगल से आप उसको क्या देखोगे, कुतुब मीनार के टॉप को देखोगे। अगर आपको ये दो डिस्टेंस मालूम है या फिर कोई दो डिस्टेंस मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से हम इस कुतुब मीनार की हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम है एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, आपने ये रिलेशन कभी भी नहीं पढ़ा कि किसी साइड और किसी एंगल के बारे में रिलेशन आप पहली बार यहां पे पढ़ोगे। तो ये काम कहां पे आता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो कंप्लीटली जो ट्रिग्नोमेट्री आपके एक ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली आपके एक ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, वही फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तीनों साइड्स का रिलेशन आप किसके साथ पढ़ते हो, एंगल्स के साथ पढ़ते, ठीक है। कोई भी एंगल की फॉर्मेशन होगी, एंगल का रिलेशन आप किसके साथ पढ़ोगे, साइड के मेजरमेंट के साथ पढ़ोगे। तो यही सारी चीजें पढ़नी है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब सबसे पहले चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज के बीच में। तो मैंने अभी बात बताई आपको कि हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स के बीच में हम रिलेशन यहां पे पढ़ने वाले। तो मान लो यहां पे कोई ट्राइंगल गिवन है आपको, ठीक है। ये आपके पास कोई ट्राइंगल है यहां पे, ये आपका 90 डिग्री। अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ट्राइंगल जब पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ही पढ़ चुके हो, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल होता है। तो मान लो यहां पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, एक्स, वाई, या फिर इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। इसको हम एंगल ए बी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 में पढ़ के आए हो आप ट्राइंगल्स के अंदर, 6 में सॉरी, ट्राइंगल्स में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसको हम एंगल ए भी बोल सकते हैं। और मेजरमेंट गिवन है तो थीटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम थीटा, ठीक है। थीटा हो गया, या फिर इसको नाम दे सकते हैं हम फाई एंगल मान लिया, इसको हम बोलते हैं फाई। जैसे फिर आप पढ़ते हो पाई के बारे में आप पढ़ते हो, तो ये सारे एंगल्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी बाद में देखेंगे हम। तो ये ट्राइंगल आपको गिवन है, तो यहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं जो कि रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं एंगल्स और साइड के बीच में। उसमें सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ऑफ ए। इसको हम बोलते हैं साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर साइन थीटा, या फिर साइन ऑफ ए। क्योंकि एंगल ए और थीटा क्या है, दोनों एक ही हैं, तो इसको आप ए भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। और ये मैंने पूरी एब्रिवेशन इसको लिखी है। ये जो इसका मतलब ये नहीं कि साइन मल्टीप्लाई में है ए के, ये एक एब्रीवेशन है कि साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। साइन एक तरीका है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन में यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, ये साइन और ए की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसका कंप्लीट ही मतलब है साइन ऑफ एंगल ए। मतलब साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक बात इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जिस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है, आपकी हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। और सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। सबसे लंबी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब बात करते हैं, हाइपोटेनस है तो कुछ परपेंडिकुलर भी होंगी और बेस भी होंगी। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो दोनों हो सकती हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो ये बेस हो जाएगा,
पहले आप डायरेक्टली पढ़ते थे अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्यों कह दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। बट वो डिपेंड किस पे करता है, इन एंगल्स के ऊपर। ये एंगल मान लो सी है, ठीक है, इस एंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों एंगल की दोनों यहां पे एंगल ही 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। कोई भी मान सकते हो, एक को परपेंडिकुलर मानेगो तो सेकंड को बेस मानोगे, और ये आपके पास हाइपोटेनस हो गई। बात करते हैं इस एंगल की, एंगल थीटा की। तो एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, वो कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो भी साइड थीटा एंगल के सामने होती है वही आपकी कौन सी साइड कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर ये थीटा एंगल के साइन ए के कोरोस्पोंडिंग, मतलब एंगल ए के कोरोस्पोंडिंग अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर कौन सी है, तो इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। और उसको छोड़ के इस एंगल के साथ जो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही साइड क्या कहलाएगी, उस एंगल की बेस साइड कहलाएगी, ठीक है। जैसे इस एंगल की बात करूं मैं, थीटा एंगल या फिर ए एंगल के सामने कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, और इसी एंगल के लगते जो 90 डिग्री की साइड है वो क्या कहलाएगी, फिर बेस कहलाएगी, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस वो तो फिक्स है बिल्कुल। तो इस थीटा के सामने जो भी साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इसके लगती जो एडजेसेंट साइड है परपेंडिकुलर के वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस कहलाएगी। अब अगर बात करूं मैं इस एंगल की, इस एंगल की, एंगल सी की, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर की साइड कौन सी होगी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर की साइड होगी ये वाली। क्यों, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये क्या बन जाएगी इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर, और बेस कौन सी साइड हो जाएगी, बेस आपकी ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इसके साथ लगती वाली साइड कौन सी है, जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट है, वो है आपकी बेस। बेस भी आपकी 90 डिग्री की होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ, ना कि हाइपोटेनियस के साथ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एंगल्स के जरिए हम कैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस का पता लगाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल के अंदर एंगल के बेस पे हम कैसे बताते हैं कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सी है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सी है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, बात बराबर है, ठीक है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसको मानो चाहे इसको मानो, बात बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। बट हाइपोटेन्यूस आपकी यही कहलाएगी, ठीक है। अब साइन ऑफ एंगल ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो अब जो आपकी इसकी वैल्यू होगी साइन ऑफ एंगल ए की, उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। मतलब कि साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे वो क्या आएगी, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एंगल ए के हिसाब से, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बीसी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, एसी। तो यहां पे आंसर कितना आएगा, बीसी बाई में एसी, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो साइन ऑफ एंगल ए है, एंगल हमें पता है, हमें AC की वैल्यू भी पता है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना BC की वैल्यू कितनी होगी। तो BC क्या है, एक परपेंडिकुलर है। ये है सिर्फ पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग साइड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं एंगल के साथ, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो एंगल ए है, कहीं हो सकता है एंगल सी हो, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये, बट ये फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा। ये चीज चेंज हो सकती है बट ये चीज कभी चेंज नहीं होगी कि साइन ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसी तरह जो आपका कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए, ठीक है, या फिर कोसिकेंट बोलते हैं हम इसको,
कॉस भी बोलते, कोसिकेंट डायरेक्टली बोल देते कोसिकेंट ए। फिर आपके थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट ए, फिर कोट टेंजेंट ए। तो ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे। अब टोटली मैं आपको एक टेबल के अंदर बिल्कुल अच्छे से वहां पे समझा देता हूं ताकि इजीली आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, तो यहाँ पे सारी चीज आपको एक ही टेबल के अंदर आपको लिखी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को। पहले एंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने। ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, मतलब कि एंगल सी के बिल्कुल एडजेसेंट लाइन है। तो अगर मैं बात करूं साइड एंगल सी की, यहां पे जो एंगल लिखे हुए साइन ऑफ ए बी ए लिखे हुए हैं सारे, तो ए के करस्पॉन्डिंग ही हम बात करेंगे। अगर साइन सी की बात करूं तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और बेस ये होगी। बट बात करूं अगर एंगल सी की, तो इसके परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है। और बेस कौन सी हो जाएगी आपके सामने, ये एडजेसेंट साइड आपकी बेस कहलाएगी एंगल ए के लिए, ठीक है। अब यहां पे आपको गिवन है साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा। अभी मैंने बताया साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेनियस या फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। आप डायरेक्टली याद करोगे, आपको ये याद नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है जो मैंने बताया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो क्या आ गया, बीसी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका एसी, ठीक है। अब बात करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये है आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि है कोसाइन ऑफ ए, या फिर इसको हम लिखते हैं, ये आपका साइन ऑफ ए भी कहलाएगा। यहां पे ये कहलाता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। और इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए। ये याद रखना, साइन और ए और कॉस और ए की मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक एब्रीवेशन है कॉस ए, जहां पे ए किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए या फिर कोसाइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस पता लगाने के लिए कौन सा एंगल देखना पड़ेगा, एंगल ए। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया, ए बी। ए बी, हाइपोटेनियस कौन सी रहेगी, सेम ए सी आपके पास रहेगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड है वो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये आपके पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं tan ऑफ एंगल ए। आपको डायरेक्टली ये याद रखना, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है साइन ए, कोस ए और टेंजेंट ए, ठीक है। तो साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेनियस है, वो ट्राइंगल के हिसाब से चेंज होगी, एंगल के हिसाब से भी वो देखी जाएगी। अगर यहां पे साइन सी लिख दूं, साइन ऑफ सी, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ए बी, और हाइपोटेनस आपका सेम ही रहेगा ए सी। तो यहां पे क्या आएगा, ए बी बाई ए सी, अगर यहां पे मैं साइन ऑफ सी लिखूंगा तो, ठीक है। इसे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन ऑफ ए या फिर कॉस ऑफ ए, बेस बाई हाइपोटेनियस। और थर्ड जो है आपके पास है वो है टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट ऑफ ए एंगल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसको कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो टेंजेंट ए के लिए परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, बीसी, और बेस कौन सी है, ए बी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, बीसी अपॉन में ए बी, ठीक है, बीसी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो सारा कुछ हम कहां से देख रहे हैं, बिल्कुल ट्राइंगल से।
तो तभी मैं कह रहा था कि कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे भी फॉर्मेशन होगी वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी ही होगी। और काफी एप्लीकेशन है इसकी आपके मैथमेटिक्स के अंदर, रियलिटी में भी काफी, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री काफी जगह काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे काफी सारी एप्लीकेशन आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। बस आपको ये तीन ही याद रखने हैं, बिल्कुल अच्छे से इन तीनों को याद रखना है। ये तीन आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये तीन अच्छे से याद रखने, तीन बिल्कुल अपने आप ही याद हो जाएंगे। कैसे होंगे अब मैं बताता हूं। देखो, जो साइन एंगल है ना, जो साइन ऑफ ए है, उसका बिल्कुल अपोजिट है कोसिकेंट ऑफ ए या फिर कोसेक ऑफ ए, ठीक है। बिल्कुल उसका अपोजिट, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। जो आपका कोसिकेंट ए है वो बिल्कुल किसका अपोजिट है, साइन ऑफ एंगल ए का अपोजिट है। अगर साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है तो कोसिकेंट ए किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। या फिर ये कह सकता हूं साइन कोसिकेंट का उल्टा है और कोसिकेंट साइन का उल्टा है, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट आता है मेरे पास कि साइन ए किसके इक्वल है, 1 बाई कोसिकेंट ए के इक्वल है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे भी एंगल ए ही होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे। अगर यहाँ पे एंगल चेंज हो गए तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहेंगे, इनकी वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ए। अगर यहाँ पे साइन ऑफ बी होता तो उसका अपोजिट क्या होता, 1 बाई कोसिकेंट ऑफ बी, ठीक है। अब बात करते हैं सिकेंट की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक ए से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक ऑफ ए से। ये अपोजिट होता है बिल्कुल कोसाइन का या फिर कॉस ऑफ एंगल ए का। तो कॉस ऑफ एंगल कितना है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस बाई बेस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो इसी तरह कॉस और सिकेंट क्या हो गए, आपस में बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, जो कॉस ए है वो किसके इक्वल है, 1 बाई सिकेंट ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। और सेम रिजल्ट यहां से आ जाएगा, कॉस ए इंटू में सिकेंट ए किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां पे सिर्फ मैं यही नहीं कह रहा कि कॉस सिकेंट का उल्टा है, सिकेंट भी कॉस का उल्टा है। सिकेंट को यहां ले आओ, 1 बाई कॉस से आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सिकेंट, सिकेंट का उल्टा कॉस, ठीक है। लास्ट आता है कोट टेंजेंट, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम COT ऑफ एंगल ए, कोट ऑफ एंगल ए। अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये तीन रेशियोज बिल्कुल अच्छे से याद हैं तो ये तीन रेशियोज आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, बट वो तरीका बेसिक के लिए याद करना है, वरना आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि साइन ऑफ ए किसके इक्वल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, कॉस किसके इक्वल, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, इसे टेंजेंट किसके इक्वल, परपेंडिकुलर बाय बेस के ऊपर। डायरेक्टली आपको टिप्स पे बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, तरीके से याद करके आपको नहीं लिखना इसको, क्योंकि तीन ही तो रेशियो है, कोई बड़ी बात है क्या, ज्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है कि इनको याद करने में काफी टाइम लगेगा। दो बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएंगे। साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन बाय ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डायरेक्टली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, एंगल कुछ भी हो सकता है, उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी और बेस की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कहां से मिलेगी, ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोस, टेन और कॉस, सिकेंट, सिकेंट और कॉट, ठीक है। ये तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल अच्छे से। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सिकेंट, सिकेंट का उल्टा कॉस, टेंजेंट का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेंजेंट। अब एक और चीज यहां पे आएगी, बताता हूं मैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा, साइन ऑफ एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल।
और कॉस एंगल किसके इक्वल था, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ एंगल ए, वैल्यू पुट करो कितने आएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये किसकी वैल्यू थी, टेंजेंट ऑफ ए की। देख लो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि जो आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए के इक्वल भी होगा। जो आपका टेंजेंट ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए के भी इक्वल होगा। ठीक है, अब एक और चीज यहां से, अगर टेंजेंट पता है तो मैं कॉट निकाल सकता हूं, बिल्कुल इजीली निकाल सकता हूं। क्यों, मैंने अभी बताया था टेंजेंट और कॉट आपस में क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो टेंजेंट की वैल्यू अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉस बाई साइन। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए, कॉट ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ए के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक सी चीजें, आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने हैं बिल्कुल सारे, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। इसी के ऊपर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है जो कैलकुलेशन करने। अब यहां से एक चीज देखो, अगर मुझे साइन ऑफ एंगल ए पता है कि उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूं। इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक खास बात क्या है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन 3 साइड्स के अलावा कोई भी चौथी साइड का जिक्र नहीं है। अगर आपको कोई 2 साइड भी पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। और तीनों साइड की वैल्यू अगर आपके पास आ गई ट्राइंगल के अंदर, तो एक बात बताओ, क्या 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो यहां पर एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको नॉर्मली एक एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये साइड है 3, ये है 4, ये है 5। पहले ये चेक कर लो क्या ये हाइपोटेनस हो गई परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25। और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25। तो मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज हमने देखी है नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल के। अब जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बेस हमेशा यही रहेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए अप्लाई किया है मैंने बस। ठीक है, अब मान लो इस एंगल के कोरस्पोंडिंग मुझे क्या करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ऑफ सी की, कॉस ऑफ सी की, टेंजेंट ऑफ सी की, फिर कोसिकेंट ऑफ सी की, सिकेंट ऑफ सी की और कोट ऑफ सी की। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे फाइंड करने हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो सबसे पहले फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। देखो साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कोसिकेंट का बेस बाई हाइपोटेन्यूस और इसका परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ठीक है, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस और टेंजेंट का परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो एक बात बताओ, साइन ऑफ एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, इसके सामने वाली साइड बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, सबसे बड़ी जो साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो वो तो हमेशा फिक्स होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। इसी तरह कॉस की वैल्यू, कॉस ऑफ सी, तो सी एंगल के लिए बेस कौन सी होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस, तो बेस कौन सी बच गई, 3, तो 3/5। इसी तरह टेंजेंट ऑफ सी, टेंजेंट ऑफ सी मतलब कि इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 4
और बेस आपकी 3। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोसिकेंड इसका उल्टा, किसका? साइन का उल्टा, मतलब 5/4। सिकेंड इसका उल्टा मतलब 5/3 और कोटेंजेंट इसका उल्टा मतलब 3/4। बस इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये चीज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो आपके पास ऐसा होता, आपको ये साइड हाइपोटेन्यूस गिवन ही ना होती, आपको ये हाइपोटेन्यूस गिवन ही ना आती, आपके पास 2 ही साइड गिवन होती, 3 और 4, तो क्या आप ये साइड नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे ना। कैसे? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये किसके इक्वल होगा? AC के स्क्वायर के इक्वल। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √25 प्लस माइनस में 5। बट क्या नेगेटिव हो सकती है? ये एक हाइपोटेन्यूस है, ये एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वैल्यू कितनी आएगी? बस ओनली +5, ठीक है। बस हाइपोटेन्यूस की लेंथ आ गई दोबारा से, फिर हम ये अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज के लिए, बस पहली एक्सरसाइज के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि तीनों जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे यहां पे एक रिमार्क गिवन है, सिंस द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्राइंगल। जो हाइपोटेन्यूस होती है वो क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। द वैल्यू ऑफ साइन और कोस इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पार्टिकुलर इक्वल टू 1। बट पार्टिकुलर केस में इक्वल टू 1 काफी मुश्किल केस है। तो मतलब जो हाइपोटेन्यूस है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो वैल्यू होगी साइन की और कॉस की वो हमेशा क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, साइन के केस में और कॉसिकेंड केस में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर रहे हैं। और हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। P और B की वैल्यू H से हमेशा छोटी होगी, तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से हमेशा डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन 1 ही आएगी। तो इस केस में जो साइन और कॉस है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन 1 आपके पास होती है, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे काफी इंपॉर्टेंट। अब एक और बात, मान लो एक छोटा ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। यहां पे साइन का आपके पास कुछ रेशियो आ गया, मान लो ये A एंगल B और ये C, ठीक है। साइन ऑफ C की वैल्यू आपके पास आ गई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने एक बड़ा ट्राइंगल लिया, उस केस में भी आपकी जो एंगल है वो बिल्कुल सेम रहा। C एंगल मान लो यहां पे, और ये B और ये A। अगर दोनों केस में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कभी भी साइड की लेंथ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करते। मान लो अगर यहां पे लेंथ है 25 और 5, रेशियो कितना आ गया? 5/1। और किसी और ट्राइंगल का रेशियो भी मान लो कितना है? 15/3। इसका रेशियो भी कितना आ गया? 5/1। तो इसी एप्लीकेशन से हम ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं कि अगर छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, अगर दोनों केस में एंगल सेम है तो साइड का रेशियो भी हमेशा क्या आएगा? बिल्कुल हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। अगर एंगल सेम है तो साइड्स का रेशियो भी हमेशा क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। और यही एप्लीकेशन है कि अगर हमें छोटे से ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे? कुतुब मीनार को की हाइट कैलकुलेशन करने में भी अप्लाई करेंगे और वहां से हम उसकी हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा सेम एंगल पे क्या होती है? बिल्कुल सेम आती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बड़ा ट्राइंगल है, वहां पे 25/5 की हाइट है, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। और यहां पे भी रेशियो अगर सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम आ रहे हैं तो एंगल भी हमेशा सेम ही होंगे, ठीक है। तो बस उसके मल्टीपल में हम उसको करके उसकी हाइट हम इजीली वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। वहां से काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो, गिवन दैट टेंजेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है। ठीक है, इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, याद करने का एक तरीका बता दूं जिससे आप इजीली याद कर सको इसको। देखो, सबसे पहले तरीका होता है, इसको लिखो साइन, इसको लिखो कॉस और इसको लिखो टेंजेंट। ठीक है, कोई भी एंगल मान लो, थीटा एंगल पे मान रहा हूं मैं इसको। ठीक है, थीटा एंगल पे साइन कॉस टेंजेंट, अगर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हैं तो आपको 6 के 6 इजीली याद हो जाएंगे। कैसे, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सिकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट टेंजेंट। ठीक है, तो वैसे ही इनको याद करने का तरीका क्या होगा, नॉर्मली हम कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर याद करने का लिखना चाहो तो यहां पे लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित से पी, सेकंड बद्री से बी, प्रसाद से दोबारा से पी, फिर हर हर से पहले दोनों हाइपोटेन्यूज साइन के और कॉस के, और लास्ट में टेंजेंट के लिए बोले से बी। तो पहला जो साइन का आएगा उसके नीचे पंडित बाई हर, मतलब डायरेक्टली आपको स्ट्रेट लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले ऊपर लिख दो साइन, फिर कॉस, फिर टेंजेंट। तो साइन के नीचे जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन की, ये कॉस की वैल्यू और ये टेंजेंट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बट मैंने फिर भी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ यही चीज कि ये जो वैल्यूज हैं आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे क्या कर रहा है, गिवन दैट टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ऑफ ए के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, सबसे पहले टेंजेंट ऑफ ए 4/3 गिवन है, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होती है, हमें ये अच्छे से पता है। ठीक है, जो आपका टेंजेंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 4/3। मतलब कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो कितनी गिवन है, 4 यूनिट। जरूरी नहीं है कि ये लेंथ ही 4 हो, क्योंकि ये आपके पास एक रेशियो है। रेशियो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, जो रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि बात करो यहाँ पे 25/50, इसका रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 25 2 × 50 1/2। इसी तरह बात करूं 2/4, इसकी लेंथ रेशियो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह बात करूं 3/6, इसका रेशियो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो 4/3 रेशियो आ रहा है वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। ठीक है, वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, वो आपको एक रेशियो गिवन है। हाँ, इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। जैसे यहां पे अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 25 से करना पड़ेगा मुझे, तो एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी आपके पास। इसको मुझे 2 से करना पड़ेगा तो इसको भी 2 से करूंगा तो एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी 2/4। इसको मैं 3 से करूंगा, इसको भी 3 से करूँ तो एग्जैक्ट लेंथ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे कॉमन नंबर्स होते हैं जो क्या हो गए, पहले ही कैंसिल आउट हो गए, उसके बाद ये रेशियोज की वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, अब देखो
अब सबसे पहले टेंजेंट ए परपेंडिकुलर बेस के ऊपर गिवन, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पे बना दिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। मान लो ये एंगल ए, ये बी और ये आपका सी, ठीक है, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, बिल्कुल ठीक है। अब एंगल के, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस एंगल पे निकालने हैं, एंगल ए पे ही निकालने हैं। तो एंगल ए के लिए ही बात करेंगे बस। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट साइड है वो आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो टेंजेंट एक इसके इक्वल गिवन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसको मान लिया हमने 4, और बेस की वैल्यू कितनी है 3। बट अभी मैंने बताया कि जो ये 4 है ये एक रेशियो है, 3 भी एक रेशियो की वैल्यू है, तो क्या इसकी एग्जैक्ट लेंथ 4 है, नहीं, 4 का कुछ ना कुछ मल्टीपल यहां पे होगा। इसी तरह k का भी कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, मतलब कि जो नंबर है कॉमन वो दोनों में सेम ही होगा। अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके तो क्या आएगा 2/4 आएगा। तो वही जो नंबर है k वो एक पॉजिटिव नंबर है जो दोनों में क्या है कॉमन है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्ट लेंथ आपको मिल जाएगी परपेंडिकुलर और बेस की। अब एक बात बताओ, मुझे टेंजेंट ए की वैल्यू पता है बस 4/3, और निकालने क्या है मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि साइन ए निकालना है मुझे, कॉस ऑफ ए निकालना है मुझे, टेंजेंट तो है ही आपके पास, फिर कोसिकेंट ऑफ ए निकालना है मुझे, फिर सिकेंट ऑफ ए निकालना है मुझे, और कॉट ऑफ ए। तो कॉट ऑफ ए निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, टेंजेंट है तो कॉट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 ही आएगी, क्योंकि टेंजेंट और कॉट क्या होते हैं बिल्कुल आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर बाई बेस है तो ये क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। निकालनी है हमें इसकी वैल्यू, कॉट की भी हमने निकाल ली यहां पे, तो सिकेंट ए, ठीक है। हमारे पास क्या है बस परपेंडिकुलर है और बेस है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले हाइपोटेनियस की, क्योंकि जब साइन फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो वहां पे फॉर्मूला क्या कहता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे पहले निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी स्क्वायर कितना होगा 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर कितना होगा 4k का स्क्वायर, इसको करो सिंप्लीफाई, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस में 16k स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई 25k स्क्वायर, AC स्क्वायर यहां पे भी AC स्क्वायर, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई √25k स्क्वायर। ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि AC एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k, 25 का √5 और k स्क्वायर का √k आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बस अगर हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5k आ गई, तो आप इजीली, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी, अगर तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चंस में डायरेक्टली पुट कर दोगे। साइन ऑफ ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है साइन एंगल ए, सारे जगह देखो एंगल ए है तो हर केस में परपेंडिकुलर यही वाली लेंथ होगी हमेशा, तो कितनी आएगी परपेंडिकुलर 4k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 5k, तो k से k कैंसिल 4/5। इसी तरह कोसिकेंट ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बी से बेस 3k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 5k, तो k से क्या कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/5। इसी तरह कोसिकेंट ए और सीकेंट ए भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और अगर कॉस आ गए तो कोसिकेंट तो साइन का बिल्कुल अपोजिट है। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/sin ऑफ ए, या फिर 1 में साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो या फिर 5/4। और इसी तरह जो आपका कोसिकेंट ए होगा, कोसिकेंट ए नहीं सीकेंट ए, जो सीकेंट ए होगा वो किसका अपोजिट होता है 1/cos ऑफ ए, और 1/cos ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 तो वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है और उसकी दो लेंथ पता है तो तीसरी साइड आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के अंदर। आपसे सारे नहीं पूछे जाएंगे, अगर सारे पूछे जाएंगे तो 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे सारे के सारे। आपसे हो सकता है एक रेशियो गिवन हो, 1 से 2 रेशियो पूछ लें आपके एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स पता ही होगा सभी को, जो आपके 90 डिग्री के अंदर का जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सच दैट साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमें क्या गिवन है, एंगल बी और क्यू क्या है, दो एक्यूट एंगल्स गिवन है। सच दैट जो साइन ऑफ बी है, मतलब साइन ऑफ बी की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ क्यू के इक्वल है। तो प्रूफ करो कि एंगल बी और क्यू क्या है, आपस में इक्वल है। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, दो ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, both are right angle triangle, right angled at C and right angled at R। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर टू right angled triangles, triangle ABC and triangle PQR। ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू हमें क्या दिखाने हैं, बिल्कुल इक्वल शो करने हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, एंगल बी और क्यू क्या है, आपस में इक्वल है। और गिवन क्या है हमारे पास, जो साइन बी है वो साइन क्यू के इक्वल है। तो यही कंडीशन लेके चलेंगे, गिवन दैट जो आपका साइन ऑफ बी है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ क्यू के इक्वल है। साइन ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो साइन ऑफ एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर वाली हाइट कौन सी होगी, लेंथ ये होगी, मतलब कि AC बाई, सबसे पहले यहां लिख लेता हूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस ही आएगा, बट दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर साइन ऑफ बी है तो इसके कैसे फॉर्मूला तो सेम है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और साइन ऑफ क्यू है तो फॉर्मूला भी सेम है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। बट एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर वाली लेंथ कौन सी है, AC, और एंगल क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी हाइट है, PR। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर कहोगे कौन होगा, साइन ऑफ एंगल बी के सामने AC डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी आपकी, 90 डिग्री के अपोजिट AB। इसी तरह साइन क्यू के एंगल के सामने PR परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, PQ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, PR को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया और AB के मैंने वहां पे मल्टीप्लाई कर दी। तो इसको मैं क्या लिख दिया, AC बाई PR
इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ के वैल्यू के इक्वल आएगी। मतलब किसी अगर मतलब दोनों की लेंथ की अगर मेरे पास मान लो इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। और ये अगर दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू दोनों की किसके इक्वल आएगी, किसी एक नंबर के इक्वल आएगी। उस नंबर को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, उस नंबर को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। यहां पे मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, देन बाई सीपीएसटी मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज मुझे यहां पे प्रूफ करनी है। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, साइड साइड साइड, दो साइड का रेशियो मैंने इक्वल दिखा दिया। एक साइड मेरे पास रह गई कौन सी, बी सी बाई में क्यू आर। अब इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे लेके चलूंगा मैं बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल होगा ये बताओ मुझे। अब बी सी कौन सी साइड है, ये वाली। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बी सी को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर अंडर रूट में ले लिया तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह जो आपका क्यू आर है, क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो क्यू आर के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू आर की चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, यहां से स्क्वायर काट के स्क्वायर को काट के यहां पे अंडर रूट लगा दूंगा। ठीक है, उसी तरह सेम वैल्यू मैंने यहां पे निकाली थी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। बीसी की कितनी वैल्यू आ गई, ए पी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो इक्वेशन नंबर 1 पे। ए बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, बस इसको छोड़ दो, इस इक्वेशन को देखो। ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के टाइम्स ऑफ पी क्यू के इक्वल आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपकी ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, के टाइम्स ऑफ पी क्यू के इक्वल आएगी। ध्यान से देख लो, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के टाइम्स ऑफ पी क्यू के इक्वल आएगी। और ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसको छोड़ दो, ए सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ पी आर के इक्वल आएगी। जो आपकी ए सी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, के टाइम्स ऑफ पी आर के इक्वल आएगी। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दो अब। तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, के का स्क्वायर इंटू में पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर के का स्क्वायर इंटू में पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से के स्क्वायर कॉमन, यहां से के स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या बच गया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, के का स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो यहां से क्या आ गया, ये के इक्वल और अंडर रूट में सेम एज इट इज वही वैल्यू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और अंडर इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, मतलब ये भी के इक्वल आ गया। लेके क्या चले थे, बी सी बाई क्यू आर, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि जो बी सी बाई क्यू आर है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू किसके इक्वल आ गया, के इक्वल था, और ये भी के इक्वल, तो ये भी बी सी बाई क्यू आर के इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी
बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो देयर फोर बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या आ गया, बाई सीपीएसटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से मैं क्या देखता हूं, एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। और यही चीज मुझे यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी, ठीक है। जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। यही चीज यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जांपल नंबर 3। तो यहां पे एक ट्राइंगल गिवन है, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे है, राइट एंगल एट सी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है राइट एंगल एट सी। तो एंगल सी कितना है, 90 डिग्री, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, एंड एंगल ए बी सी थीटा आपको गिवन है, ठीक है। अब की बार आपको यहां पे थीटा ही गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक चीज पहले बता दूं मैं आपको, चाहे cos स्क्वायर थीटा लिखा हो या फिर cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो या फिर cos स्क्वायर थीटा लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मतलब आपको वैल्यू किसी निकालनी है, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम एब्रीवेशन यूज करते हैं वो डायरेक्टली यही यूज करते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब मैंने आपको बता दिया इसका क्या होता है। तो एक बात देखो, सबसे पहले साइन और कॉस निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी, जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी कितनी लेंथ गिवन है, एक हाइपोटेनियस गिवन है, एक बेस गिवन है। क्या परपेंडिकुलर की लेंथ है मेरे पास, नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ आपके पास नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सारे के सारे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे क्या आएगा, जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 29 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में बी सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो यहां से ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो यहां पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। अगर डायरेक्टली स्क्वायर याद है तो काफी अच्छी बात है। 29 का स्क्वायर होगा आपके यहाँ पे 841 और 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, ठीक है। और यहां से अगर इससे अप्लाई करोगे आप, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो यहां से भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे माइनस करोगे तो 004 आपका ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 400 के इक्वल आ गया। तो यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, √400, जो कि किसके इक्वल होगी, नेगेटिव साइन हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 यूनिट्स, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 का √20। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, परपेंडिकुलर की कितनी, 20 यूनिट्स। अब ट्राइंगल के तीनों लेंथ की वैल्यूज मेरे पास आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकता हूं। बट मुझे चाहिए कौन से, बस एक तो साइन चाहिए और एक
कॉस चाहिए, तो साइन कैसे निकलेगा? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब एक बात देखो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो ये क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा, क्योंकि थीटा एंगल यहां पे है तो इसकी परपेंडिकुलर, इसके लिए हाइट परपेंडिकुलर कौन सी होगी? बिल्कुल इसके सामने वाली हाइट जो कि है आपकी AC। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया साइन थीटा का? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा का बेस बाई में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब वैल्यूज कर दो यहां पे पुट। तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर 20 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो कितनी गिवन है? 29 आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, अब निकालो यहां पे बेस कितना है? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी बेस कहलाएगी। तो बेस की वैल्यू है 21 और हाइपोटेन्यूस आपको कितना गिवन है? 29 यहां पे गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या कह रहा है? वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप डायरेक्टली बस क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था? कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब कर लो सिंप्लीफाई। तो 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा? 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 841। और यहां पे कितना आएगा? 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 प्लस में 20 का स्क्वायर आपका 400। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14841 डिवाइड बाई 841। तो इससे ये कैंसल आउट, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा जो आपके जहां तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां तक भी ये काम आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, बट एंगल हमेशा सेम होनी चाहिए उसी केस में। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट यहां पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे क्या गिवन है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 20/29 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सेम एज इट इज आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यू 21 का स्क्वायर पुट कर लोगे, 20 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला नहीं बनेगा जैसे यहाँ पे बनाया कि ये फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास। ठीक है, तो यहां तक आपको करके आना है एग्जाम्पल नंबर 3 तक। जो भी बेसिक चीजें हैं एक बार दोबारा से रीड करना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। इसके आगे फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू।